और रोटी वाला ससुराल। सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में, उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी की बात चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास हैं और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसकी ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वीर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है मीठा बने या नमकीन, बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6 और बच्चों की 2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियां कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। जरा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो।
सब बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग।
अब अगर सासू माँ आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको जेल में बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। इसके बाद जूली उन सबको काम पर लगा देती है। ननद जी जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं नहीं मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ खाना बना या नहीं? अब हमें कल तक का वेट करना होगा क्या? बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई करके वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देख जूली कहती है, अब यहां क्यों रायते की तरह फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने तो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने से तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना, मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए, तो मैं क्या करूं? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना, और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था क्या वो आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पाजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अब आप तीनों जाओ और जल्दी से जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया है उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूली, हितांश और मानसी भी वहां आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब इंडिया आई तो ये हितांश से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। फिर जब हितांश ने मुझे इससे मिलवाया तो पता चला कि ये मेरी बचपन की दोस्त जूली है। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। बड़ी बहू हमें माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया। जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है
और रघु तोते को अमृत खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमृत रखती है। रघु जब अमृत खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमृत खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमृत खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमृत खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमृत खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमृत ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता। गांव की जिठानी शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं,
अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं, दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आके मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहां बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई।